नमस्कार। चलिए भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल 1944 को समझते हैं। ये वो साल था जो युद्ध, राजनीति और क्रांति की घटनाओं से खचाखच भरा हुआ था। हम हर एक घटना को क्रम से देखेंगे ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी एकदम पक्की हो जाए। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम संकट और युद्ध की शुरुआत से आगे बढ़ेंगे, फिर आज़ाद हिंद फौज के शौर्य को देखेंगे, युद्ध के निर्णायक मोड़ को समझेंगे, विभाजन पर हुई बातचीत और आखिर में प्रतिरोध और भविष्य की योजनाओं पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 के साथ। 1944 की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी। एक तरफ गंभीर अकाल का संकट था और दूसरी तरफ एक बड़े सैन्य हमले की आहट सुनाई दे रही थी। साल की शुरुआत में ही बंगाल के विनाशकारी अकाल से निपटने की कोशिशें हो रही थीं। इसी के चलते 31 जनवरी को कलकत्ता और आसपास के इलाकों में खाद्य राशनिंग की प्रणाली लागू की गई और फिर फरवरी में भारत सरकार ने बंगाल सरकार को मदद के लिए 3 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी दी। और ठीक इसी समय देश के पूर्वी मोर्चे पर युद्ध की आग भड़क उठी। 8 मार्च को जापानी सेना ने अपने ऑपरेशन यूगो के तहत चिंदविन नदी पार की और इम्फाल के पास ब्रिटिश भारतीय सेना पर एक बड़ा आक्रमण शुरू कर दिया। देखिए, एक तरफ युद्ध चल रहा था तो दूसरी तरफ राजनीतिक हलचल भी तेज थी। मार्च में सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के गतिरोध को तोड़ने के लिए CR फॉर्मूला पेश किया। और उधर युद्ध के मैदान पर 4 अप्रैल को जापानी सेना ने शेनाम सैडल पर हमला कर दिया, जो इम्फाल कोहिमा युद्ध का एक बहुत ही अहम मोड़ था। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम आज़ाद हिंद फौज यानी INA की वीरता और उनकी ऐतिहासिक कार्रवाइयों को देखेंगे जो उन्होंने भारतीय धरती पर की। और फिर आया वो दिन 14 अप्रैल का। ये एक सचमुच ऐतिहासिक पल था। आज़ाद हिंद फौज के कर्नल शौकत मलिक ने मणिपुर के मोइरांग में भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा, फहराया। ये आज़ाद जमीन पर आज़ादी का पहला प्रतीक था। अप्रैल के महीने में घटनाएं बहुत तेजी से घट रही थीं। एक तरफ 24 अप्रैल को महात्मा गांधी ने CR फॉर्मूले पर बात करने के लिए MA जिन्ना को एक पत्र भेजा, और वहीं दूसरी तरफ ठीक 4 दिन बाद 28 अप्रैल को आज़ाद हिंद फौज की गांधी ब्रिगेड ने पलेल हवाई अड्डे पर ब्रिटिश सेना पर जोरदार हमला कर दिया। मई के महीने में भी एक के बाद एक 3 बड़ी घटनाएं हुईं। 1 मई को ग्रेटर कलकत्ता के पूरे इलाके में खाद्य राशनिंग को बढ़ा दिया गया। 5 मई को खराब सेहत की वजह से महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस से रिहा कर दिया गया। और मध्य मई में आज़ाद हिंद फौज ने क्लैंग क्लैंग के पहाड़ी किले पर कब्जा कर एक और जीत हासिल की। अब हम साल के मध्य में पहुंच चुके हैं और यहाँ से युद्ध का पासा पलटने वाला था। ये सेक्शन उसी निर्णायक मोड़ के बारे में है। युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 22 जून को। इस दिन माइलस्टोन 109 पर ब्रिटिश सेना की 2 टुकड़ियां 4th कोर और 333 कोर आपस में मिल गईं, और इसी के साथ इम्फाल की जो जापानी घेराबंदी थी वो टूट गई। ये जापान के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। और इसी जीत के माहौल के बीच 1 जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो अमर नारा दिया जिसने पूरे देश में जोश भर दिया, तो मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इम्फाल की हार का असर देखिए कितनी जल्दी हुआ। 3 जुलाई को जापानी लेफ्टिनेंट जनरल मुतागुची ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया, और इसके ठीक 3 दिन बाद 6 जुलाई को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के आज़ाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। जैसे ही युद्ध का रुख पलटा, सारा ध्यान वापस देश की अंदरूनी राजनीति पर आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल था भारत का भविष्य और विभाजन की संभावना। आगे के महीनों में 2 महत्वपूर्ण विकास हुए। एक तरफ 17 जुलाई को महात्मा गांधी ने जिन्ना को एक औपचारिक पत्र लिखा और राजनीतिक हल निकालने के लिए मिलने की इच्छा जताई। दूसरी तरफ अगस्त में भारत में शिक्षा के लिए सार्जेंट योजना पेश की गई, जिसका लक्ष्य 40 साल में सबको साक्षर बनाना था। इसके बाद शुरू हुई वो मशहूर गांधी जिन्ना वार्ता। चलिए इसे 4 चरणों में समझते हैं। पहला चरण, शुरुआत हुई 9 सितंबर को जिन्ना के बॉम्बे वाले घर पर। दूसरा चरण, मुलाकातें। गांधी जी जिन्ना से 14 बार मिलने गए। तीसरा चरण, अवधि।
ये बातचीत लगातार 18 दिनों तक चली और चौथा चरण परिणाम 27 सितंबर को ये बातचीत असफल हो गई क्योंकि जिन्ना ने फॉर्मूला मानने से इनकार कर दिया। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम उन कोशिशों को देखेंगे जो युद्ध के मैदान से दूर हो रही थीं लेकिन भारत के भविष्य के लिए बहुत अहम थीं। तो देखिए, पूरे 1944 के दौरान दो और बड़ी चीजें हुईं। एक तो बॉम्बे प्लान का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ जो आजाद भारत की अर्थव्यवस्था का एक खाका था, और दूसरा अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया जैसे नेता जमीन के नीचे से यानी भूमिगत रहकर इंकलाब पत्रिका के जरिए क्रांति की मशाल जलाए हुए थे। और हाँ, जमीनी स्तर पर भी ब्रिटिश शासन का विरोध जोरों पर था। पूरे 1944 में दो समानांतर सरकारें सफलतापूर्वक काम कर रही थी। एक थी प्रति सरकार जो महाराष्ट्र के सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में थी, और दूसरी थी बंगाल के तामिलुक में जातीय सरकार। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।